साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मैं हूं इंतजारुल्लाह। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव को ले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। तमाम राजनीतिक दलें अपना गोटी सेकने में जुटी हुई हैं। अभी के माहौल में बिहार की निगाहें, पॉलिटिकल पार्टियों की निगाहें मुस्लिम वोटरों पर है। इस बार के चुनाव में मुस्लिम समाज किधर जाएगा? कई तरह की चर्चाएं अलग-अलग प्लेटफॉर्मों पर हो रही है। चर्चा यह भी हो रही है कि क्या इस बार भी मुस्लिम समाज जेडीयू को वोट देगा या फिर महागठबंधन की ओर जाएगा? कई तरह की बातें हो रही है। आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जो इस तरह की पहलुओं, गतिविधियों पर पैनी नज़र रखते हैं, बेबाकी से अपनी बातें कहते हैं, चंद्रभूषण पांडे सर मौजूद हैं। हम उनसे समझेंगे और जानने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले सर का बहुत-बहुत स्वागत स्टूडियो में। धन्यवाद। सर क्या चल रहा है अभी के चुनाव में सर? क्या होगा? खासकर मुस्लिम समाज की बातें हो रही है। हाँ, चुनाव की सरगर्मी जब से शुरू हुई है, यह बातें अपनी बात बहुत प्रमुखता से आ रही है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं, इस बार अपने उम्मीदवारी में जो उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं, उसमें मुस्लिम कैंडिडेट्स की संख्या कितनी है और आकलन कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जी बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहार के लिए, विकास के लिए बहुत काम किया है। बिल्कुल, सामाजिक न्याय की हाँ, अगर बातें होती है तो हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाँ, का नाम आता है। नाम आता है जी, और नीतीश कुमार ने सबों का विश्वास जीतने का कोशिश किया है और इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा जब प्रथम जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बिहार को की जो को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश स्वतंत्रता के बाद की थी और जितना मेहनत किया था सभी क्षेत्रों में विकास करके, उसके बाद कालांतर में ऐसा हुआ कि जितने मुख्यमंत्री हुए बहुत कम समय के लिए हुए और हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा समय उसके बाद जगन्नाथ मिश्र साहब शायद हुए थे, 2-3 बार हुए थे। जी। कांग्रेस की सरकार रही थी, उन लोगों ने भी काम किया। लेकिन विकास का वह काम डॉक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के बाद में कोई नहीं कर सका, जो समाज के लिए बहुत एक लंबे दौर तक जो है सो उपयोगी हो, उससे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इकोनॉमी जनरेट हो, ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री हुए, तो उस समय तो लालू जी का राज समाप्त हो रहा था और उसकी समाप्ति का कारण नीतीश कुमार जी ही बने। लोगों ने उन पर विश्वास किया विश्वास किया जी। और समझिए कि समाज में जो उपद्रव था, उसको शांत करने में इनको बहुत समय लगा। साल 2005। 5 साल 2005 एक इतिहास का एक ठहरा हुआ जगह है बिहार के लिए, जहाँ से एक नई शुरुआत फिर से हुई थी। तो समाज के सभी वर्गों ने अपने को सुरक्षित महसूस करना शुरू किया था और सचमुच नीतीश कुमार जी ने ऐसा काम शुरू किया जिससे सब कोई संतोष व्यक्त कर रहे थे। हमको याद है कि नीतीश कुमार के 2-3 महीना मुख्यमंत्री बनने के बाद में एक हमारे प्रिय मित्र राजद के नेता थे, तो पटना शहर में हम लोग घूम रहे थे, तो बहुत जगह साइन बोर्ड देखा हमने, एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड था, उस पर नीतीश कुमार जी का तस्वीर लगा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि विश्व में सबसे ज्यादा चर्चित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो हमने कहा कि ये पोस्टर बहुत अच्छा आदमी लगाया है। तो हमारे मित्र हमसे चिढ़ते थे, वो समझते थे जी राजद का क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं। तो उन्होंने कहा जी हाँ हाँ, वो हम जानते हैं जी क्या होगा। तो इसको लोग उस समय मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन वास्तव में नीतीश कुमार जी ने
अपने राज्य के बहुमुखी विकास के लिए उन सभी चीज़ों को तराशना शुरू किया जो गर्त में चला गया था। यानी कि वो जितने भी विभाग थे, स्वास्थ्य से लेकर के और पर्यावरण शिक्षा, तक, पर्यावरण, हाँ, जी, ये जितने भी हैं, ये सभी विभागों को टोन अप करना शुरू किया, सड़कों का बनाना शुरू किया, पुलिस व्यवस्था शुरू की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। कमजोर वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक लोग, सबको भरोसा दिलाया कि आपके अधिकार की रक्षा की जाएगी, आपके समुचित विकास के लिए हम ऐसा काम करेंगे जी, और करने भी लगे। किए भी। लोगों से मिलने लगे, सबको सम्मान देने लगे, सभी जाति धर्मों को सम्मान मिलने लगा। तो मुख्यमंत्री एक ऐसे विजन इनका था और इतने विजनरी थे कि अपने शुरू के काल में 10 वर्षों तक इन्होंने जो काम किया वह शायद ही कोई करेगा। बिल्कुल। यही कारण था सर 2005 के बाद 2010 में जो चुनाव हुए, उसमें एनडीए को जो सीटें मिली, सोच से ज्यादा भी। हाँ, ऐसा सोचा भी नहीं जा रहा था। जी। तो लोगों ने भरपूर सहयोग किया। खास करके उनकी सरकार बनी भाजपा के एनडीए में आकर के उन्होंने भाजपा के सहयोग से सरकार बनाया था। तो भाजपा के सहयोग से सरकार जरूर उन्होंने बनाया था, लेकिन उसमें हिंदू और मुसलमान का कहीं से कोई गंध नहीं आ रहा था। हिंदू और मुसलमान, दलित और अपर कास्ट, ये सब उनके नजरों में बराबर थे। हाँ, लेकिन जो जिसका हक है, गरीब है, जो बहुत गरीब है, आर्थिक रूप से कमजोर है, हर चीज में कमजोर है, उसको विशेष सहायता करके उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की और इसका स्वागत उस समय सभी लोगों ने। सफलता का तो यह राज था कि जितने भी कल्याणकारी कार्य स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर के पर्यावरण तक उन्होंने शुरू किया, हमको लगता है करीब 48 कार्यक्रम थे। 48 तक हमको याद है कार्यक्रम थे जिन्होंने उन्होंने लागू किया और अल्पसंख्यकों के लिए अलग कार्यक्रम सब लागू किया, जो पहले कुछ नहीं ऐसा होता था। ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आया, हाँ, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी आए, पदाधिकारी भी है। तो इन लोगों के लिए पुस्तकालय, वाचनालय, पढ़ने में सहयोग, ट्यूशन का सहयोग, कोचिंग का सहयोग, माने जितने भी तरह के सहयोग हो सकते थे, आर्थिक मदद हो सकती थी, उन्होंने सब चीजों का ऐलान किया और उसको देने भी लगे। तो जो हमारे समाज में जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, चाहे अति पिछड़े लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनका विकास नहीं हुआ है, उसी स्तर पर हमारे मुस्लिम बहुल आबादी जो है वो उसी दीर्घ में आती है। उनका विकास पूरा हुआ नहीं है। उनकी मैंने उनके कहने का मतलब जो मूलभूत जो आवश्यकता है उसको पूरा नहीं किया जा सका है और उनके विकास के लिए नए रास्ते नहीं बनाए गए थे। उन सभी रास्तों को उन्होंने खोलने की कोशिश की और सबसे बड़ा चीज यह कि उनको सम्मान दिया और विश्वास दिलाया कि हम आपके विकास के लिए सब कुछ करेंगे, आप अपने को भी इसके लिए तैयार कीजिए और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूक बनिए और जितने भी तरह की शिक्षाएं दी जा रही हैं उसमें जाकर के अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए ताकि उनको अच्छा रोजगार मिल सके, साइंस का एजुकेशन मिल सके, तो इस समाज के और विश्व के रेस में आगे बढ़े। और एक बहुत अच्छा माहौल बना और इन्होंने यह सब कार्य शुरू किया था। कुछ अहम योजनाओं पर हम चर्चा करेंगे सर। आपके पास तो जानकारी बहुत है। जी, योजनाओं पर चर्चा करेंगे जिससे मुस्लिम समाज की तकदीर व तस्वीर दोनों बदली है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे मैट्रिक और इंटरमीडिएट में मुस्लिम बच्चियों की संख्या काफी कम थी, लेकिन जैसे ही वजीफा की शुरुआत हुई उसकी संख्या हर साल 4 गुना 5 गुना इस कदर बढ़ने लगी। तो एक क्रांति आई मुस्लिम बच्चियों के बीच और वह स्कूल और कॉलेज जाने लगी। दूसरी बात, बीपीएससी की तैयारी कराई जाती है यहाँ बिहार में मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चों के लिए और हर साल 10, 15, 20 बच्चे वहां से ट्रेनिंग तैयारी करके आते हैं बीपीएससी में। हज भवन में भी अभी चल रहा है, मौलाना मजहरुल्लाह यूनिवर्सिटी, इस तरह के कई काम हुए। बावजूद इसके
जो मुस्लिम वोट मिलना चाहिए नीतीश कुमार को, वह नहीं मिला। मेरे ख्याल से नहीं मिलने का कारण एनडीए के साथ यानी बीजेपी के साथ होना तो नहीं है। आप विशेष बताएंगे। मुस्लिम भाइयों में, मुस्लिम बिरादरी में, कस्बों में, गांवों में एक नया विश्वास जगा, और जो अल्पसंख्यक बच्चियां जो स्कूल जाते और कॉलेज जाते दिखाई नहीं देती थी, जी वो सड़कों पर बराबरी में चलने लगी। जी चलने लगी। एक बड़ा अच्छा माहौल बना, और एजुकेशन में उन लोगों ने दिलचस्पी लेना शुरू जी किया, और इन्होंने प्रेरित किया सभी लोगों को कि आप विज्ञान पढ़िए, जी अपने उर्दू पढ़ने के अलावा, अपने धर्मशास्त्र को पढ़ने के अलावा जी विज्ञान में ज़्यादा रुचि लीजिए। सर, मदरसों में जो 2005 से पहले मदरसों की स्थिति क्या थी और अब क्या है, यानी 7वां वेतनमान मौलवियों को मिलता है, मदरसा टीचर संस्कृत को मिलता है। हम्म। आपके जिले में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बन रहे हैं। सुगौली के आपको एक गांव है सुगौली प्रखंड में, वहीं जमीन चिन्हित किया गया है और बहुत बड़ा सेटअप तैयार हो रहा है। उसके अलावा छाड़ादानों में साइंस स्टडी सेंटर खोलने जाना है, खुलने की बात हो गई है, योजना हो गई, स्वीकृति मिल गई है। तो कई मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में इस तरह की योजनाएं अभी के समय में दिखाई दे रही है। बिहार के कई जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय चालू हो गए हैं, संचालित हैं, और लार्ज स्केल पर बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। देखिए, ये सब सापेक्ष बातें हैं, पॉजिटिव है जी। ये समाज का पॉजिटिवनेस है, और समाज के पॉजिटिवनेस से ही देश जो है सो पॉजिटिव होता है, बेशक, और देश आगे बढ़ता है, और किसी के बढ़ाने से नहीं, वो स्वतः बढ़ने लगता है। मैं आपको बता दूं कि वोट की राजनीति और वोट की छीना झपटी और वोट को लेकर के पॉलिटिक्स करने से समाज को बहुत बड़ी हानि होती है, और देश पिछड़ने लगता है। लेकिन जो समाज के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं, हम सभी इंटेलेक्चुअल के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, कुछ मोटी भर जो लोग हैं जो अपने को ज्यादा प्रचारित करते हैं, वे लोग सही बात नहीं बता करके लोगों को उलझाते हैं, गुमराह करते हैं। आज इसको सुनने से काफी आदमी को दुख होता है। जो समाज को बैलेंस देखना चाहता है, सम विकास देखना चाहता है, वैसे लोग दुखी होते हैं। और मित्रों से बात होती है, देखिए, एक तरफ उर्दू को बढ़ावा देना, और अब उसके कंपैरिजन में अब हिंदू लोगों का संस्कृत है, उसको भी बढ़ावा दिया गया। दोनों तो हमारी भाषाएं है ना, उर्दू हो या संस्कृत हो या हिंदी, सभी भारत की भाषाएं हैं। वो दोनों भाषा सबको प्रिय है, और सब कोई उसी के बीच में रहते हैं, तो भाषा से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। आज उर्दू टीचरों की जितनी बहाली हुई है बिहार में, एक मिडिल स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक, आप सोच सकते हैं कि कितने लार्ज स्केल पे स्टूडेंट नहीं मिल पाए हैं। स्थिति ये हो गई है कि उर्दू को या संस्कृत को जो लोग हकीर नीची देखते थे, क्या हम उर्दू पढ़ें, क्या हिंदी पढ़ें, सब सहमत है। आज स्थिति ये है, आप बगल में एमएस कॉलेज है, आप चले जाइए, एक से एक बड़े बड़े उर्दू के टीचर्स आए, प्रोफेसर्स आए। एक इनकलाब है, एक बदलाव तो है। अब वही बता रहे हैं कि उर्दू के विकास के लिए, संस्कृत के विकास के लिए, और इसमें नियोजित होने वाले लोगों के माने नियोजन के लिए उन्होंने बड़ी अच्छी योजनाओं को रूप दिया है। पैसा खर्च हो रहा है, बहुत खर्च हो रहा है। सरकार, नीतीश कुमार इसको बराबर रिव्यू कर रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन उस समाज में बैठ करके हम लोग देख रहे हैं कि पैसा जितना खर्च हो रहा है, उसका चौथाई भी लाभ जो है लोगों को मिल नहीं रहा है। अवेयरनेस नहीं है। समाज के पढ़े लिखे लोग, समाज के जागरूक लोगों को जागरूक करना चाहिए कि जो लाभ मिल रहा है उसके लाभ को हम पूरा उठावें। बड़े बड़े विद्वान लोग प्रोफेसर आ गए हैं, सभी स्कूलों में ये उर्दू के शिक्षक हो गए हैं। मैं एक उर्दू स्कूल में गया था, तो हम पूछे कि उर्दू के शिक्षक कौन कौन है, क्योंकि उसका नाम उर्दू स्कूल ही है। अच्छा, हाई स्कूल है, मिडिल से अपग्रेड हुआ है। तो हुआ जो यहाँ कहाँ है उर्दू के स्टूडेंट नहीं है, पढ़ने वाले नहीं। उसी तरह एक संस्कृत स्कूल में मैं एक दिन गांव में गया था पिछले 15 दिन पहले, तो वहां पर देखे कि कोई नहीं था, एक आदमी था। हम पूछे कि कौन है आप, तो बोले कि हम यहाँ के प्यून हैं। हम कहिए कहाँ है, हेड मास्टर साहब ये लोग कहाँ हैं?
तो कहा ये यहाँ कहाँ विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी नहीं है, वो पढ़ने के समय, वो एग्जामिनेशन के समय में लोग आता है। इस बात को सुन के हम दंग रह गए। दुख भी होता है, बहुत दुख होता है। दुख भी होता है। तो भाषा के प्रति, जिस भाषा को बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी ने अपने बजट को इतना बढ़ाया, सरकार जनता के पैसे का उपयोग करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। यहाँ से डीएम की अध्यक्षता में तमाम जिलों में एक मंत्रिमंडल सचिवालय चलता है, उर्दू निदेशालय का ऑफिस, आपके कलेक्ट्रेट में भी ऑफिस है, और बशर्ते कि हर साल बच्चों के बीच बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं और उसका असर ये होता है, स्टेज मिलता है बच्चों को लीडरशिप लीडरशिप डेवलप हो रहा है, डेवलप होता है। इतने मतलब सकारात्मक बदलाव है। तो वही है, नीतीश कुमार जी जब से राजनीति शुरू की है तो उन्होंने मुसलमानों को अपने भरोसे में लिया और विधानसभा के चुनाव में अपने दल से उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना शुरू किया। तो ये 2-3 जो चुनाव हुआ था उसमें 11 से 14 तक जो है तो उन्होंने टिकट दिया मुस्लिम लोगों को। और अपनी बार 2025 में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में अपने जेडीयू की पार्टी में सबसे कम टिकट दिया है, जो संख्या 4 है। देखिए बात सही है, देखिए मेरा अपना मानना है, बाकी तो आप खुद समझते हैं, जनता भी समझती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 4 पर आए हैं, लेकिन इस बार जो माहौल बन रहे हैं, जो फीडबैक आ रहे हैं, लगता है कि सोच में बदलाव हुआ है, लगता है संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। हम लोग गारंटी कर नहीं सकते हैं, किसी के पक्ष में बातें तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरह के फीडबैक है, सोच में बदलाव देखा जा रहा है। हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, मोटो है कि जो भी अल्पसंख्यक हैं और उनके सुविधा के लिए सरकार से जो बजट में पैसा खर्च किया जा रहा है, उनका लाभ उनको पूरा मिले। हाँ, और मिल रहा है सर, हम लोग यही चाहते हैं। मिल रहा है, एक सकारात्मक बदलाव आया है। भले कोई माने या न माने, समाज भी, बातें होती है लोगों के बीच। पूरे देश में अगर कहीं सामाजिक न्याय की बात होती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम आता है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट में 20%, 25% पहले से मिलता रहा है, 15 से 20% वोट उनको मिलता रहा है। ये नीतीश कुमार जी के जो विभिन्न जगहों पर जो भाषण करते हैं, अपने उद्बोधन में उनका कहीं ना कहीं दर्द झलक रहा है कि उनका कहना है कि हमने तो सबके लिए किया है। आप लोग को बता दें हम कि हमने एक आदमी के लिए नहीं, हमने सबके लिए, पूरे बिहार के लिए उन्होंने काम किया है। फिर भी हमसे अगर कुछ गलती हुई है तो हम उसको सुधार करें। कहाँ नाराजगी है सर, इस पर भी थोड़ी बातें हो जाए तो अच्छा होगा। बिल्कुल दर्शकों के लिए। बिल्कुल। जैसे वक्फ संशोधन बिल आया, सरकार यानी बिहार की सरकार यानी मुख्यमंत्री जी की टीम मुसलमानों को समझा नहीं सकी कि हमने आपके लिए ये पॉइंट रखा और इस पर काम हुआ। हाँ, ये काफी चर्चा का ये विषय होनी चाहिए। ये टीम उनकी यानी सरकार समझा नहीं पाई, जिस कारण थोड़ा आक्रोश दिखा और अलग पार्टियां उसका लाभ लेने की कोशिश। सवाल है कि समाज में समभाव होना चाहिए। समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं उनका यही सोच होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी जो अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किए हैं या उनकी जो समस्याएं खड़ी होती हैं उसमें उनका सुझाव सरकार को क्या होता है, इसको जन जन तक पहुंचाना एक तो पीआरडी का काम है, और दूसरा जो इंटेलेक्चुअल हैं सोसाइटी के, उनका काम है कि वह गांव के लोगों को उनकी भाषा में सही ढंग से समझाएं। जिले के एक बड़े मुस्लिम सोसाइटी से आज बात हो रही थी सुबह पर, बड़े डॉक्टर्स हैं, नामी फैमिली है, वे लोग इस बार अपने आप को बदलाव की ओर दिख रहे हैं। जो योजनाएं मिली है उसका लाभ को लेकर या जो बातें दिल में आई हो, जिस तरह की सुन, लेकिन इस बार उनके यहाँ मीटिंग भी हुई है, कई तरह की बैठकों का दौर भी चला है, और ऐसा लगता है कि इस बार मुस्लिम समाज का रुख कुछ अलग होगा। हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी को जो दर्द था, आपने सही उस पर बात बताया, जो मूल बात आप समझा रहे हैं
कि उनका कहना है कि हमने सब कुछ किया जी, और सबसे ज्यादा दुख हमको तब हुआ कि जब हमने 7 कैंडिडेट दिया था विधानसभा के चुनाव में, उसमें हमारे मुस्लिम कैंडिडेट को लोगों ने वोट नहीं दिया जी, और वो हार गए। जी, तो यह उनकी हार नहीं थी, यह मेरी हार थी, बिल्कुल। मेरी हार थी और उससे वो काफ़ी आहत हुए। उसके बावजूद उनका कहना है कि नहीं, सुधार तो हम करेंगे ही, इससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन जो गलतफ़हमी है उसको दूर करना हम लोगों का काम है। हम समाज के लिए कर रहे हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कर रहे हैं, जो सोसाइटी बहुत पीछे है, जो गरीब सोसाइटी है, उसको एजुकेशन, स्वास्थ्य और सारी सुविधाओं से वो वंचित तो नहीं है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा तो है। मेरे ख्याल से जो हमारी जहाँ तक नज़र जाती है, जहाँ तक मेरी पहुँच है, एक तो इधर वक़्फ़ संशोधन बिल का हाँ, मामला था, नंबर 1 उससे पहले एनआरसी का मामला एनआरसी आया का, था, हाँ, हाँ, बिल्कुल। जिसको लेकर मुसलमानों की नाराज़गी देखी गई। देखिए। वैसे अब आगे क्या होगा, ये तो समय तय करेगा, हाँ, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जो परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं, सर आपका चाहेंगे आप अपना विचार बताइए कि आगे क्या हो सकता है, किस तरह की संभावनाएँ अब दिखेंगी? जैसे समाज के जो लोग प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, उनकी सोच में तो बदलाव होना ही चाहिए, जी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम मुसलमान हो। हो। समाज के सभी वर्गों का विकास अगर नहीं हाँ, होगा, हाँ, तो हमारा विकास नहीं हो नहीं सकता, होगा। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। समाज में समरसता तभी रहती है और हम लोगों के डेमोक्रेसी का सबसे खूबसूरत चीज़ यही है कि हम विभिन्न संस्कृति, विभिन्न संप्रदाय से बिल्कुल, आते हुए भी हम लोग एक साथ हम बैठे लोग हुए हैं, यही एक एक हम लोग के एक हाँ, निशानी है, एक यही है। पैगाम है समाज के कि लिए। जीवन ही शुरू हुआ है हिंदू जी, मुसलमान साथ रह करके, जीवन का अंत भी होता है उसी बिल्कुल, उसी के साथ। बिल्कुल। तो जो ये सब कटुता जो है, जो कुछ उपद्रवी तत्व फैलाते हैं, उससे आम लोगों को प्रभावित नहीं होना चाहिए। नहीं उस होना उस पर चाहिए, पूरा पुनः विचार करना चाहिए और बिल्कुल। नए जनरेशन के लोगों को इस बात को ज़्यादा ताक़ुत रखना चाहिए। समझना चाहिए इस हाँ, बात को। कि जो लोग इस बातों को, जिन बातों से विद्वेष फैलता है, वैसे बातों को नहीं करके उन सही बातों को आम लोगों तक पहुँचाना चाहिए। बिल्कुल सर ने सही कहा कि कम से कम सामाजिक सद्भाव बनी रहे, नफ़रत की बातें ना हो, अगर कोई गुमराह करता है तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नई टीम के नए जनरेशन को हाँ, बहुत अहम बातें सर ने अभी के परिस्थिति पर जिस तरह के हालात बने हैं, आपने कह दी। एक और बड़ा संदेश आपका ये है। और हमारा कहना यह है कि जो नई पीढ़ी आई है जी, और जो सरकार उनको सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, तो वो संस्कृत हो चाहे उर्दू हो, जी, जो सरकार लाभ बच्चों तक पहुंचा रही है, जी। समाज के लोगों का कर्तव्य है कि उस पूरे लाभ का पूरा लाभ उनको दिलवाने में वो अपना मदद करें, बिल्कुल, मदद बिल्कुल, करें। बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे क्या होगा कि जो हमारा पैसा खर्च हो रहा है स्टेट का, उससे हमारा फायदा होगा, शिक्षा जगत में हम आगे बढ़ेंगे। जब भाषा कमज़ोर हो जाएगी, तो जिसकी भाषा संस्कृति कमज़ोर हो जाती है, वो समाज ज़िंदा ज़्यादा समाज दिन जिंदा नहीं रहता है। नहीं रहता है। बिल्कुल, तो कभी सम्मेलन हो या मुशायरा, ये दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़। एक ही यार चीज़। भारतीय भाषा है, हाँ, भाषा जिंदा रहेगी तभी हम जिंदा तो रहेंगे। जिस समाज में साहित्य नहीं है, जिस समाज में साहित्य नहीं है, मुशायरा और कभी सम्मेलन नहीं है, लेखन नहीं है, वह समाज कभी आगे नहीं बढ़ आगे सकता है नहीं और अपनी संस्कृति को खो देगा, उसकी बिल्कुल, सभ्यता समाप्त हो जाएगी। तो आज के इस दौर में सभ्यता को मजबूत करने की ज़रूरत है, समरसता की ज़रूरत है बेशक। और जो सरकार का जो धन खर्च हो रहा है, राजनीति से मतलब हमको नहीं है। सरकार जो पैसा खर्च कर रही है, वह सही आदमी तक पहुँचे, उसमें हमारा सहयोग, हम लोगों का सहयोग पूर्णतः होना चाहिए। बिल्कुल। तो ठीक है साथियों, जो बातें हुई, आप सीनियर जर्नलिस्ट चंद्रभूषण पांडे सर से रूबरू हुए। कई अहम बातें, कई अहम संदेश, कई अहम पैगाम आप तक छोड़ गए। आप क्या सोचते हैं इस मामले में? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके सुझावों को, आपकी बातों को हम आगे तक बढ़ाते रहें। तो इसी के साथ आप अपने दोस्त को दिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।